नमस्ते बच्चों, मैं मीरा अंभोरे मेरी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बच्चों 9वीं कक्षा का जो दूसरा पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा ये सीखेंगे। ये पाठ जो है बचेंद्री पाल जी का है। यहाँ पर बचेंद्री पाल जी का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिलों में बप्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। इनकी माँ का नाम हंसा देवी और इनके पिता का नाम किशन सिंह पाल था। पिता पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ थे, इसलिए इन्होंने सिलाई कढ़ाई करके अपनी पढ़ाई पूर्ण की। इन्होंने संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। बचेंद्री को पहाड़ी पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनके 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। इस अभियान में जो बचेंद्री पाल जी थी वह शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री जी को 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर वह सफलतापूर्वक चढ़ी। बचेंद्री पाल जी ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं कलमबद्ध किया है। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट की शिखर की यात्रा कैसे संपन्न की। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इस स्थान तथा यही के आसपास के गाँवों के होते हैं। यह नमचे बाजार के था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। जो लेखिका है वह कहती है कि एवरेस्ट अभियान दल जो है 7 मार्च को दिल्ली से कहा गया तो काठमांडू के लिए रवाना हो गया। वो हवाई जहाज से चला, जैसे कि प्लेन से चला। एक मजबूत अग्रिम दल जो होता है वो उनसे पहले ही निकल चुका था वहाँ जाने के लिए। बेस कैंप जो है वह पहुँचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। यहाँ वो क्यों अग्रिम दल जो पहले पहुँच गया था वो क्यों पहुँच गया था, क्योंकि जो हिमपात का रास्ता था, जो बर्फ़ गिरने वाला जो रास्ता था वह बहुत कठिन था, दुर्गम था। तो कठिन होने के कारण क्या है कि उनको साफ करने के लिए वो पहले उस दल को भेजा गया था। नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। ये जो नमचे बाजार था वह शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र था। नगर यानी क्या शहर, शहर यानी क्या शहर, नगर यानी शहर और क्षेत्र यानी क्या स्थान, जैसे कि वह शहरी स्थान था। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांवों को होते हुए ये नमचे बाजार ही था। वहाँ से वहाँ तक आसपास के आजू बाजू के पूरे गांव में नमचे बाजार ही था, जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। जहाँ से लेखिका ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। ये नाम लेखिका को भी बहुत अच्छा लगा। हिमपात होना यानी बर्फ़ का गिरना। हिमपात का अर्थ होता है बर्फ़ का गिरना और दुर्गम का अर्थ होता है कठिन मार्ग, जो रास्ता है कठिन है। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ़ का बड़ा फूल जो देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर को ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट
के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए लेखिका ने एक भारी बर्फ का जो बड़ा सा फूल देखा। फूल यानी बर्फ का टुकड़ा ही था, पर वो दिख रहा था फूल जैसा, जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ किस तरह से दिख रहा था, तो ध्वज की तरह। ध्वज यानी क्या? तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा था। मुझे बताया गया कि दृश्य शिखर को ऊपरी सतह के आसपास कितने 150 किलोमीटर इससे भी अधिक गति से हवा से चलने के कारण बनता था। कई तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था और क्या होता था कि जो ध्वज होता है वह 10 किलोमीटर इससे भी लंबा हो सकता था। जैसे कि शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्या होता है कि दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है और पहाड़ी पर इन तूफान आ जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है? झेलना पड़ता है, विशेषकर ख़राब मौसम में। जब मौसम है वो ख़राब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, वो निश्चित नहीं रहता है, वो अनिश्चित रहता है। इसीलिए उनको उस तूफानों को झेलना पड़ता है। ये मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। ये डराने के लिए ये जो तूफान था, ये लेखिका को डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी लेखिका जो थी वह एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना वह करना चाहती थी। वह एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहती थी। कठिनाई तो थी, कठिनाई तो आएगी, पर वह ये कठिनाई पार करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पैरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेर्पा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लोसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेर्पा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। जब 26 मार्च को पैरिस पहुँचे, लेखिका कह रहे हैं कि उनका कैंप जो 26 मार्च को पैरिस पहुँचे वो लोग, तो हिमस्खलन क्या? हिम का टूटना, बर्फ का टूटना, टूट जाना जो है। हिमस्खलन के कारण क्या हो गया? वो एक शेर्पा कुली की वहाँ पे क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और ये जो मृत्यु की जो दुखद समाचार है वह लेखिका को उनको मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लोहसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान जो होती है, बर्फ़ की चट्टान पता है ना आप लोगों को? बर्फ़ की चट्टान एवरेस्ट पे तो बर्फ़ ही होता है। माउंट एवरेस्ट जो होता है वहाँ पर ये चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद बर्फ़ के मोटे मोटे पत्थरों जैसे बड़े बड़े टुकड़े या चट्टान बोलेंगे हम उसे, बर्फ़ के जो चट्टान होते हैं वह चट्टान होंगे ही होंगे वहाँ चढ़ने के लिए, तो वो कठिन ही होगा ना। तो नीचे खिसक और क्या हो गया कि जब ये इनका जो अभियान दल के रास्ते पर बाईं तरफ क्या हो गया? सीधी पहाड़ी के धंसकने से, जो सीधी पहाड़ी होती है वो नीचे थोड़ी सी धंसक गई। उसके धंसकने से क्या हुआ? जो बहुत बड़ी बर्फ़ की एक चट्टान थी वो भी नीचे खिसक आई। तो 16 शेर्पा कुलियों के दल में से एक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और 4 लोग जो है वह घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। यहाँ पर इस समाचार के कारण अभियान दल के जो सदस्य थे उनके चेहरे पर जो अवसाद छा गए। अवसाद यानी क्या? जो नाराज़ी छा गई, जो थोड़ा सा वह ये हो गई, उदासी जो छा गई उनके चेहरे पर। ये उदासी छाने से क्या हो गया कि वहाँ पर उनको बताया गया कि जो उनके जो नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने क्या बोला कि स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसा इतना बड़ा महान अभियान जो है हम कर रहे हैं, तो यह इतना बड़ा महान अभियान करने के लिए खतरों का तो सामना करना ही पड़ेगा। यहाँ पे खतरा ही खतरा है, तो यहाँ पर तो मृत्यु होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से यहाँ पर स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसी बात किसने कही? तो कर्नल खुल्लर जी ने कही।
उपनेता प्रेमचंद जो है अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल में कैंप एक जो है 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। यहाँ पर जो प्रेमचंद जी होते हैं वो अग्रिम दल के नेतृत्व कर रहे होते, लीडर होते हैं। तो वो 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने जो बाधा होती है, जो पहली जो बाधा होती है, अड़चन होती है, उससे उन्होंने क्या किया, लेखिका और इन लोगों को क्या कराया, अवगत कराया यानी उन्हें बताया कि क्या है। उन्होंने कहा कि अनेक जो सारे दल थे उन्होंने उन कैंप ने क्या किया कि एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ उन्होंने कर दिया है जाने के लिए। उन्होंने ये बताया कि पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर या तथा झाड़ियों का रास्ता चिन्हित कर दिया है कि वहाँ पे कुछ जाने के लिए चिन्ह भी रख दिए हैं कि आपको समझ में आए कि यहाँ से इस रास्ते से जाना है। सभी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है। ग्लेशियर जो नदी है वो बर्फ़ की नदी है, वहाँ पे पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है यहाँ पे। तो आपको संभल के जाना पड़ेगा, बर्फ़ हम गिरता ही रहेगा। और जो ये हिमपात यानी क्या, बर्फ़ गिरना, हिमपात होना यानी बर्फ़ गिरना। तो ये बर्फ़ गिरने का काम जो है अनियमित है, अनिश्चित है। ये कोई निश्चित नहीं, ये कभी भी गिर सकता है, इसका कोई समय नहीं है। अनियमितता है यानी नियमित नहीं है, अनिश्चित है यानी निश्चित नहीं है, तो ये कभी भी गिर सकता है। तो अभी तक किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं, आपके काम में अड़चन आ सकती है। तो हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बार बार बर्फ़ गिरने से बार बार वह उसको हटाना पड़ेगा, वह काम क्या करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिलती है। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोस्से और नुस्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। यहाँ पर क्या है कि बेस कैंप में पहुँचने से पहले एक और मृत्यु की खबर लेखिका और उनको मिली। जलवायु यानी क्या, पानी का, जल यानी क्या, पानी, और वायु यानी हवा। पानी की हवा से क्या हो रहा था कि अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। रसोई सहायक यानी उनको जो खाने पीने का सामान जो पहुंचाने वाला था उसकी मृत्यु वहाँ पर हो गई। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। लेखिका बता रही है कि यहाँ पे कि तब निश्चित ही आशाजनक कोई स्थिति नहीं थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था। लेखिका ने क्या है कि एवरेस्ट शिखर को पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पहुँचने पर दूसरे दिन एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को लेखिका ने देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई। भौचक्की का अर्थ है हैरान होना। लेखिका ने कहा कि मैं हैरान होकर ये सब देख रही थी। लोस्से और नुस्से की ऊंचाई से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। ऊंचाई से घिरी हुई बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी थी जो लेखिका उसे निहार रही थी, देख रही थी। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का व्यवस्थित ढंग से गिरना ही होता है। हिमपात यानी बर्फ़ों का गिरना ही होता है। हिमपात का अर्थ होता है बर्फ़ का
गिरना। तो अव्यवस्थित ढंग से गिरना, अव्यवस्थित यानी किसी भी, वो व्यवस्थित नहीं, एक छोटा सा गोला बर्फ का आए वो और वो सीधे से आए, ऐसा नहीं। व्यवस्थित तरीके से या व्यवस्थित ढंग से वह नहीं गिरता था, वह अव्यवस्थित ढंग से गिरता था। उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक से नहीं था, वो किसी भी हाल में कैसे भी गिरता था। हमें बताया गया है कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी। ग्लेशियर क्या थी? बर्फ की बहने वाली नदी थी। उसके हलचल से क्या हो जाता था? अक्सर बहुत बड़ी बर्फ गिर जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ के चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। वह उस नदी की वजह से बड़े बड़े जो नीचे के जो बर्फ के चट्टानें थे वो भी गिर जाते थे। अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस तरह का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। यहाँ पर कहा गया है लेखिका ने कि उनका जो अनुभव है कि बहुत ही खतरनाक स्थिति थी और धरातल पर दरार पड़ने का विचार और दरार को गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल भी बहुत डरावना था। वो ख्याल आते ही डरावना था कि इतना भयंकर भी हो सकता है कि वह हिमपात जो है वह हिमविदर में बदल जा सकता था। यह भी लेखिका के मन में ख्याल था कि ये बहुत ही डरावना है। इसमें भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रति छूता रहेगा। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि संपूर्ण प्रवास के दौरान जो हिमपात लगभग एक दर्जन यानी क्या? दर्जन यानी 12, कोई भी 12 होता है, 12 चीज़ें होती है, 12 थिंग्स होती है, उसे हम दर्जन कहते हैं। तो ये दर्जन आरोहिया का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर जो है आरोही का मतलब ऊपर जो चढ़ने वाले होते हैं, ऊपर जो चढ़ने वाला है उसे क्या कहते हैं? आरोही। तो ये 1 दर्जन होते हैं, 1 दर्जन यानी 12 होते हैं, जो 12 कुलियों को प्रतिदिन वह छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई फूलों का बनाना, लट्टों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। यहाँ पर क्या हो गया कि जो दूसरे दिन जो नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हिमपात के आधे रास्ते तक क्या किया उन्होंने? वो ले गए। और डॉक्टर जो मीनू मेहता थे उन्होंने क्या किया? एल्यूमिनियम की जो सीढ़ी है वह अस्थायी पुलों को बनाने के लिए लट्ठों और रस्सियों का उन्होंने उपयोग किया। बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को क्या किया? बांधा। और जो अग्रिम दल के जो अभियांत्रिक कार्यों के बारे में उन्होंने उनको विस्तृत से जानकारी दी। और विस्तृत से यानी फैलाकर या समझाकर, यानी विस्तार से उनको जानकारी दी। तो जो तीसरा दिन था हिमपात का, तो तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। यहाँ पर जो लेखिका है वह कहती है कि जो तीसरा दिन था उनका हिमपात का, जो पात हो रहा था, बर्फ गिर रहा था, तो वो उसका जो एक कैंप है 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। तो रीता जो गोम्बू है तथा में साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप एक पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। यहाँ
यहाँ पर लेखिका बता रहे हैं कि जो तीसरा दिन था हिमपात का, वहाँ सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोबू तथा मैं साथ, उनके साथ एक रीता गोबू नामक एक महिला भी थी। वो दो महिला थी जो उनके पास एक वॉकी टॉकी भी दी थी कि वह वहाँ पे क्या चल रहा है या उनकी क्या स्थिति, ये बताने का काम वह वॉकी टॉकी से करती थी। तो जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर जो है, उनके जो लीडर थे, वह उस समय बहुत खुश हुए कि यह वहाँ तक पहुँच गई और उन्होंने उनको यहाँ पहुँचने की सूचना जो है कर्नल खुल्लर को दे दी और वहाँ पहुँचने वाली ये दो महिलाएं ही थी। तो बच्चों, हम आगे का जो पार्ट है, इस जो पार्ट का जो आगे का बचा हुआ जो पार्ट है, वह अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये कैसा लगा यहाँ तक मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।